नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में आज हम लोग जो है विजन आईएएस के 15वें नंबर के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। बेसिकली 15वें नंबर का टेस्ट पेपर इंडियन पॉलिटी पे आधारित है, जिसके तहत हम लोग जो है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही उसके जो एक्सप्लेनेशन होंगे उसको भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टेस्ट पेपर नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत का संविधान संसद को संविधान के प्रावधानों को कानून द्वारा अनुपूरित करने की शक्ति देता है। दूसरा कथन है कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य व्यापकता और भविष्य की अप्रत्याशित आवश्यकताओं दोनों को समाहित करना था। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले नंबर के स्टेटमेंट पे बात करेंगे। तो जो भारत का संविधान है वो काफ़ी नम्र स्थिति में बनाया गया है, जो संविधान निर्माता है उनके द्वारा। और संविधान की नम्रता का यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है कि भारत का संविधान जो है वो संसद को संविधान के प्रावधानों को कानून द्वारा अनुपूरित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही होगा, जबकि दूसरा स्टेटमेंट भी इसके परिप्रेक्ष्य में सही है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, सन 1838 में सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दूसरे का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, हेनरी विवियन डिरोजियो के अनुयायी थे, यानी छात्र थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में सुर्खियों में रहा जो सुगोसिन है वह एक क्या है। तो यहाँ पे तीसरे का देखा जाए तो तीसरे का सही जवाब है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने जो है सुगोसिन नामक एक जो है प्रोटीन की पहचान की है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो सुगोसिन नामक एक प्रोटीन की पहचान की है, और सुगोसिन की पहचान जो है एक्स गुणसूत्र को उसके विशिष्ट एक्स आकार में आबद्ध यानी लॉक करने वाले मुख्य प्रोटीन के रूप में इसकी जो है खोज की गई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सुगोसिन है उसको SGO1 के नाम से भी जाना जाता है। यह दो समान लंबाई वाले DNA तंतुओं जो एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं को एक साथ रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत का कोई भी वयस्क आयु और पूर्ण क्षमता का नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने की घोषणा कर सकता है। जबकि दूसरा कथन है, जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ देता है तो उस व्यक्ति के प्रत्येक जो अवयस्क बच्चे की नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। तीसरा कथन है कि पिछले दशक में भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले नागरिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। चौथा कथन है, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ने वाला व्यक्ति भारत के विदेशी नागरिक के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे चौथे में देखा जाए तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार माना जाए तो वर्ष 2011 से 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। इनमें जो है विगत वर्ष में जो नागरिकता छोड़ने वाले हैं वो 2,25,620 लोग थे जिन्होंने अपनी नागरिकता छोड़ दी। और इस अवधि के दौरान एक वर्ष में नागरिकता छोड़ने वालों की ये जो 2,25,000 की जनसंख्या है ये सर्वाधिक थी। और इस अवधि के दौरान देखा जाए तो 2020 में सबसे कम जो है 85,256 लोगों ने भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया। वहीं देखा जाए अलग स्टेटमेंट के संदर्भ में बात किया जाए तो जो है एक भारतीय नागरिक जो वयस्क आयु और पूर्ण क्षमता का हो उसकी ऐसी घोषणा कि वह अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग कर रहा है कि पंजीकरण के उपरांत जो है भारत का नागरिक नहीं रहता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और दूसरा भी स्टेटमेंट उसी के परिप्रेक्ष्य में सही है। तीसरे स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा था कि जो है यहाँ पे कह रहा है कि पिछले दशक में भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले नागरिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि जो है 2011 से हम लोग तुलना करें 2021 तक तो ऐसा नहीं है कभी जो है
ये संख्या बढ़ गई है, कभी जो है घट गई है, लगातार वृद्धि नहीं हुई है, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो अब टोटल जो है 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गए, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उसने पानीपत के तीसरे युद्ध में विजय के बाद शाह आलम द्वितीय को मुगल सम्राट घोषित किया। दूसरा कथन है, भारत से वापस जाते समय वह अपने साथ शाहजहां का मयूर सिंहासन भी ले गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 5वें में देखा जाए तो जो है यहाँ पे बात की गई है अहमद शाह अब्दाली के बारे में, लेकिन हम बात करेंगे अभी जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह जो है एक जो है दुर्जे फारसी सेनापति और ईरान में जो है अफसरीद राजवंश का संस्थापक था। वह अपने सैन्य अभियानों और भारत पर अपने साहसिक आक्रमण के लिए काफ़ी प्रसिद्धि भी हासिल की। और यहाँ पे देखा जाए तो नादिर शाह के जो आक्रमण थे, उन्होंने पहला आक्रमण करनाल के युद्ध में किया, जिसको करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है 1739 में। इसके बाद जो है उसने जो है दिल्ली पे अधिकार कर लिया और इसके पश्चात जो है उसका समझौता हुआ मोहम्मद शाह के साथ। लेकिन हमको बात करनी है जो है किसके संदर्भ में? अहमद शाह अब्दाली के संदर्भ में। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अहमद शाह अब्दाली के संदर्भ में। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में चर्चा की जा रही है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था और ये काफ़ी भीषण युद्ध था, और जिसमें जो है अब्दाली की सेना ने मराठों को पराजित कर दिया। और इस युद्ध के पश्चात जो है अब्दाली द्वारा जो है शाह आलम द्वितीय को मुगल सम्राट घोषित किया गया। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जबकि दूसरा स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भारत से वापस जाते समय वह अपने साथ जो है शाहजहां का मयूर सिंहासन भी ले गया था। तो ये घटना जो है कब की है? जब दिल्ली पे अधिकार हुआ था, यानी करनाल के युद्ध के बाद जो है नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और उसने शहरों को लूटा और खजाने के साथ साथ जो है वह मयूर सिंहासन भी साथ ले गया था। ये जो है किसके संदर्भ में बात की जा रही है? ये मयूर सिंहासन कौन ले गया था? नादिर शाह, ना कि अहमद शाह अब्दाली। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालय होता है। दूसरा कथन है ग्राम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधिकारी पूर्णतः न्यायिक अधिकारी होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जा रहा है, क्योंकि जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो यहाँ पे जो है पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, ना कि राज्यपाल से, राज्यपाल के परामर्श से। तो यहाँ पे राज्यपाल नहीं राज्य सरकार होना चाहिए था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसलिए यहाँ पे पहला तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा कथन है कि संसद मूल कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता के लिए जुर्माना या दंड दिए जाने का प्रावधान नहीं कर सकती है। जबकि जो है तीसरा कथन है कि मूल कर्तव्य नागरिकों में यह भावना पैदा करते हैं कि वे देश के शासन में केवल दर्शक न होकर सक्रिय भागीदार रहें। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है, ये कहा जा रहा है। तो ये मूल कर्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चन है तो उनको जो है एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन है कि मूल कर्तव्य जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। तो ऐसा देखने में आता है कि जो है राष्ट्र का अपमान करने वाली जो है असामाजिक गतिविधियों जैसे कि झंडा जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने या लोक व्यवस्था या शांति को भंग करने आदि के विरुद्ध जो है चेतावनी के रूप में ये कार्य करती हैं गतिविधियां। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा, जबकि जो है तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है
यहाँ पे कहा गया है कि संसद मूल कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता के लिए जुर्माना या दंड दिए जाने का प्रावधान नहीं कर सकती है, जबकि जो है संसद को किसी भी मूल कर्तव्य के उल्लंघन के मामले में किसी भी प्रकार का जुर्माना या दंड का जो है प्रावधान करने का पूर्णतः अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला तीसरा सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। यंग बंगाल आंदोलन के डिरोजियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उन्होंने हिंदू धर्म की धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवादिता के लिए बौद्धिक चुनौती उत्पन्न की थी। दूसरा कथन है उन्हें अंग्रेजों पर पूर्ण विश्वास नहीं था तथा उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को अस्वीकार कर दिया था। तीसरा कथन है कि उनका कथित नास्तिकवाद जो है प्रसिद्ध हुआ, जो शराब और निषिद्ध मांस के सेवन के माध्यम से प्रकट हुआ था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो 8वें में हम लोग चलते हैं। तो 8वें में हमें देखने को ये मिलता है कि एक तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही है, जो नास्तिकवाद से जो है संबंधित जो है ऑप्शन है। तो यहाँ पे नास्तिकवाद के संबंध में ये कथन सही है, जबकि पहला कथन है हिंदू धर्म की धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवादिता से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है बौद्धिक चुनौती उत्पन्न होती है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट हमें देखने को क्या मिलता है कि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है वे अंग्रेजों और अंग्रेजी शिक्षा पर पूर्णतः विश्वास करते थे। तो उन्होंने जो है अस्वीकार तो किया ही नहीं अंग्रेजी शिक्षा को, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो अब यहाँ पे केवल 2 ही स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9वां। लॉर्ड क्रॉस अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसमें केंद्र और प्रांतों दोनों में विधान परिषदों के विस्तार का प्रावधान किया गया था, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में पहली बार परिषदों के लिए चुनाव का प्रावधान किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसके प्रावधानों में बजट पर चर्चा करने और उस पर मतदान करने के अधिकार शामिल थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड क्रॉस अधिनियम 1892 के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है इन परिषदों का जो गठन है वो वास्तव में सदस्यों के निर्वाचन के बजाय जो है चयन के माध्यम से किया गया था। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जो है जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि विधानमंडलों में जो बजट की चर्चा की जा सकती है किंतु उन पर मतदान करने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था, जबकि ऑप्शन में कह रहा है कि मतदान करने का अधिकार था, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल जो है पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा और एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें केंद्र में संघ सरकार और परिधि में राज्य सरकारों के साथ जो है द्वैध राज पद्धति शामिल है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि द्विसदनीयता भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संघीय विशेषता को सुदृढ़ करती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो हमें यहाँ 10वें में देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे जो है एक तो पहला स्टेटमेंट जो है भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के संदर्भ में सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे द्वैध राज पद्धति के बारे में जो है प्रावधान मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जबकि दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो द्विसदनीयता के बारे में है वो यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है द्विसदनीयता जो है उस संविधान ने जो है द्विसदनीयता विधायक की स्थापना तो की है, जिसमें उच्च सदन जिसको राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन जिसको लोकसभा कहा जाता है ये सम्मिलित है। और राज्यसभा जो है भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा पूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और संघीय संतुलन को बनाए रखने के लिए राज्यसभा केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है, इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट जो है भी सही होगा। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक इसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करना है। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसने कही थी। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो है किसने कही थी ये आपको बताना है।
तो 11वें में सही जवाब है सी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन ने कही थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये कथन उन्होंने सन 1900 में कही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मूलतः भारत में उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में काफ़ी संकीर्ण है, जबकि कथन दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 के विपरीत अमेरिकी संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया का प्रावधान है। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 12वें में हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे पहला दूसरा दोनों कथन सही है तथा कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर का। तो निम्नलिखित युग्मों में पर विचार कीजिए। एक तरफ सुधार अधिनियम है, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल और वायसराय है। तो पहला ऑप्शन है कि सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 जो है किसके कार्यकाल में आया था? तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि 13वें में जो है, तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जो है कार्यकाल में हमें देखने को मिलता है। और बेंटिंग ने जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त करने हेतु सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 पारित करवाया। तो यहाँ पे जो है पहला मिलान सही है। अगला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया, और ये किसके कार्यकाल में आया? तो यहाँ पे देखने को हमें क्या मिलेगा कि जो है विधवाओं की पुनर्विवाह को वैध बना दिया गया। कब बनाया गया? जो है 16 जुलाई 1856 को जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 या अधिनियम 15 1856 पारित किया गया लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी है, इसलिए ये मिलान गलत हो जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इसका प्रारूप जो था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का, वो जो है लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल में जो है तैयार किया था इसका प्रारूप। नेक्स्ट है जो है सम्मति आयु अधिनियम 1891। इसके सामने है लॉर्ड लैंसडाउन। तो यहाँ पे देखा जाए तो लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में जो है 1891 में जो है सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित किया गया, और इसके तहत जो है संपूर्ण अंग्रेजी क्षेत्राधिकार में सभी लड़कियों, चाहे वे विवाहित हों या नहीं, हेतु यौन संबंध के लिए सहमति की न्यूनतम आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। साथ ही इसके उल्लंघन करने वाले को बलात्कार की श्रेणी के तहत जो है दंडनीय बना दिया गया, दंडनीय अपराध बना दिया गया। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म यहाँ पे सही हैं? तो 2 युग्म यहाँ पे सही हैं, पहला और तीसरा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। पेरिस सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1993 में अपनाया गया था। यह सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 14 में देखने को मिलता है कि जो है यह जो है मानवाधिकारों से संबंधित है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिक्षण संस्थानों का मिलान करना है, गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान स्थापित किया जाना है। तो वे जो है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्थापित किए गए शिक्षण संस्थान, इनका मिलान करना है। तो संस्कृत कॉलेज का स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है बनारस का जो संस्कृत कॉलेज था उसकी स्थापना 1791 में की गई, और इस समय जो है कॉर्नवालिस ने जो है जोनाथन डंकन की जो है बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। किसके साथ मिलके? कॉर्नवालिस ने जो है जोनाथन डंकन के साथ मिलके जो है बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी। तो यहाँ पे जो है पहला मिलान जो है सही सुमिलित है। और जो है दूसरा कथन है कलकत्ता मदरसा। तो कलकत्ता का जो मदरसा है इसकी स्थापना 1781 में की गई, और इस समय जो है वारेन हेस्टिंग्स जो है यहाँ जो है गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे ये मिलान जो है गलत हो जाएगा। जबकि तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज। इस समय जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है सन 1800 में की गई थी। इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? जो है लॉर्ड वेलेस्ली। तो यहाँ पे ये वाला भी सही सुमिलित नहीं है। तो अब जो है कुल जो है एक ही सही सुमिलित है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
एक तरफ सुर्खियों में रहे द्वीप है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश है। तो यहाँ पे मैक्वेरी द्वीप है, ये कहाँ पर है? ये जो है पृथ्वी का एक ऐसा भूभाग है जो पूरी तरीके से समुद्री नितल से निर्मित हुआ है, और यह जो है दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर का एक द्वीप है जो न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका के बीच स्थित है। तो यहाँ पे जो है पहला मिलान जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला है मुनरो थुरथु। तो ये द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? ये जो है केरल में स्थित है। तो यहाँ पे जो है केरल भारत में स्थित है, तो ये जो है सही सुमेलित है। तो यहाँ पे दूसरा सही है। तीसरा है सिनियाह द्वीप, ये कहाँ पर है? जो है सऊदी अरब में है, लेकिन लिखा है जापान, इसलिए ये भी सही सुमेलित नहीं है। तो केवल एक ही युग में सही सुमेलित है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संसद में कार्यवाही को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हटाए गए हिस्से संसद के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन मीडिया हाउस द्वारा रिपोर्ट किए जा सकते हैं। दूसरा कथन है किसी शब्द या भाषण के हिस्से को हटाने का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 17 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है कार्यवाही के हटाए गए हिस्से संसद के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं रहेंगे, साथ ही उन्हें अब मीडिया हाउस द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है, भले ही उन्हें कार्यवाही के लाइव प्रसारण के दौरान सुना गया हो। इसलिए यहाँ पे जो है अभी हाल ही में एक जो है हिस्सा निकल के आया, जिसमें जो है लोकसभा में कांग्रेस के जो नेता थे राहुल गांधी, उनके द्वारा जो है एक भाषण दिया गया जो काफ़ी चर्चा में था, लेकिन अध्यक्ष द्वारा आदेश के बाद जो है संसद के रिकॉर्ड से उसे हटा दिया गया। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, कोई व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र है यदि ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारण किया गया हो। दूसरा कथन है ऐसा व्यक्ति जो भारत के किसी नागरिक का पति या पत्नी हो। या तीसरा कथन है वह व्यक्ति जिसके परदादा या दादा का जन्म भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत परिभाषित भारत में हुआ हो और वे भारत के स्थायी निवासी हों। तो उपर्युक्त शर्तों में से कितनी जो है शर्तें सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो 18 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है तीनों ही शर्तें यहाँ पे सही हो जाएंगी, सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं जिनको PIO कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विदेशी नागरिक हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को छोड़कर जो है ऐसे नागरिक होते हैं जिनको PIO कहा जाता है। इनके लिए जो है कुछ शर्तें डिसाइड की गई हैं, जिसके तहत देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित मोटे अनाजों पर विचार करें। पहला है कोदो, दूसरा है प्रोसो जिसे चीना कहा जाता है, तीसरा है रागी, चौथा है सावा। तो उपर्युक्त मोटे अनाजों में से कितने छोटे दाने वाले मोटे अनाज के उदाहरण हैं? तो छोटे दाने वाले मोटे अनाज के उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला है जो चीना, दूसरा है कंगनी, तीसरा है कुटकी और चौथा है सावा और पांचवा है कोदो। तो यहाँ पे जो है तीन ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन रागी जो है इसका विकल्प नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल तीन ही सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है, जबकि दूसरा कथन है भारत और अन्य देश के बीच सीमा विवाद के निपटान हेतु संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे गलत तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
एक तरफ मराठा शासक है, दूसरी तरफ उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो पहला मराठा शासक है बालाजी विश्वनाथ। तो इनके सामने लिखा है कि मुगलों से चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार संरक्षित किए इन्होंने। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है सही सुमिलित है, क्योंकि जो है जो सैयद बंधु थे उनके साथ जो है इन्होंने समझौता किया और सौदे के कारण जो है राज्य को 30 लाख रुपए प्राप्त हुए। और इसके अलावा नियमित रूप से दक्कन क्षेत्र के मुगल सूबों से चौथ तथा सरदेशमुखी जो 35% थी के रूप में वार्षिक कर मिलने लगा मराठा शासकों को। और युद्ध पीड़ित देश में शांति स्थापित कर उसने मराठों की शक्ति को साम्राज्य के गठन में जो है स्थापित कर दिया। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है सही जो है सुमिलित है। अगला है रघुनाथ राव। तो यहाँ पे रघुनाथ राव के संदर्भ में बात की जाए तो इन्होंने जो है इनके संदर्भ में कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के साथ जो है इन्होंने बासीन की संधि पर हस्ताक्षर किए। जबकि बासीन की संधि जो हुई थी वो बाजीराव द्वितीय द्वारा यशवंत राव के भाई की हत्या के बाद यह संधि की गई थी। और बाजीराव द्वितीय जिसे जो है बाजीराव द्वितीय जो है रघुनाथ राव का पुत्र था और अंग्रेजों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। किसके मध्य जो है बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि रघुनाथ राव जो था वो बाजीराव द्वितीय का पुत्र था। इसलिए जो है यहाँ पे ये युग में सही सुमिलित नहीं है। अगला है माधवराव। तो माधवराव के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि शाह आलम द्वितीय को मुगल सिंहासन पर पुनः आसीन किया। किसने? माधवराव ने। तो यहाँ पे जो है और ये कब किया? 1771 में। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो केवल 2 युग में सही सुमिलित है, पहला और तीसरा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय भूगोल के संदर्भ में जो है पारकाचिक, पिंडारी, मचोई क्या है? तो यहाँ पे जो है 22 का सही जवाब है बी ऑप्शन। ये जो है तीनों जो है ग्लेशियर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो पिंडारी है ये ग्लेशियर मध्य हिमालय में स्थित जो है 9 किलोमीटर लंबा जो है दक्षिण मुखी ग्लेशियर है। जबकि जो है मचोई ग्लेशियर जो है लद्दाख के द्रास क्षेत्र में स्थित है और अधिक ऊंचाई होने के कारण इसकी जलवायु अलग है और चारों तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से ढका हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित ब्रिटिश भारतीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। पहला है प्रेस अधिनियम 1835, दूसरा है अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857, तीसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, चौथा है भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। तो उपर्युक्त में से कौन से अधिनियम भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए किए गए जो है प्रावधान थे या अधिनियम लाए गए, ऐसा बताना है आपको। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा जो ये अधिनियम थे ये भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जबकि जो पहला ऑप्शन है प्रेस अधिनियम 1835 यह जिसे कहा जा सकता है मेटकाफ अधिनियम, ये जो है इस नीति के परिणाम स्वरूप जो है समाचार पत्रों का तेजी से विस्तार हुआ और इस अधिनियम ने प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया। और जो है इसके तहत जो इस प्रेस अधिनियम को जो है कहा जाता है मेटकाप अधिनियम। तो यहाँ पे मेटकाप को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसमें जो है जो घराने थे, प्रेस के घराने थे, उनको जो है फ्रीडम दी गई, ठीक है, खबर दिखाने की फ्रीडम दी गई। लेकिन जो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर में है यहाँ पे जो है प्रेस पे अंकुश लगाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। कूका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी शुरुआत 1840 में रणजीत सिंह द्वारा की गई थी। जबकि दूसरा कथन है कि प्रारंभ में यह एक धार्मिक आंदोलन था लेकिन बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। तीसरा कथन है इसने अंग्रेजी कानूनों और शिक्षा के बहिष्कार का समर्थन किया था। तो आपसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो 24 में हमें देखने में ये मिलता है कि पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है 1840 में तो हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है भगत जवाहर मल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ना कि रणजीत सिंह द्वारा। भगत जवाहर मल को जो है सियान साहब भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन गलत हो गया। जबकि दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सही है और तीसरा ऑप्शन है वो भी यहाँ पे सही है। इसलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना उड़ीसा में स्थापित किया था, जबकि दूसरा कथन है कि कंपनी ने पुर्तगाल से बॉम्बे द्वीप प्राप्त किया था। तीसरा कथन है कंपनी को हुगली में व्यापार करने की अनुमति दी गई। चौथा कथन है कि कंपनी ने दक्षिण में अपना पहला कारखाना मसूरीपट्टनम में जो है स्थापित किया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त घटनाओं का सही काल क्रमानुक्रम है। तो यहाँ पे इनको जो है कब स्थापित हुए, इनका जो है घटनाक्रम आपको बताना है। तो जो है सबसे पहले समझ लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो इसकी स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई और जो है 1609 में जो है विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर की दरबार में आए और 1611 में जो कैप्टन जो है मिडल्टन थे, उन्होंने सूरत के मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की और उसी वर्ष ही कंपनी ने जो है दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। तो जो है 1611 में यह घटना घटित हुई और जो है जो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्थायी कारखाना स्थापित हुआ, वो जो है कब स्थापित हुआ था, वो जो स्थापित हुआ था 1613 में। तो यहाँ पे जो है सूरत का जिक्र नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें इसे छोड़ देंगे। इसके अलावा जो है 1633 में जो है कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना जो है हरिहरपुर बालासोर उड़ीसा में स्थापित किया। कब किया? 1633 में। इसके अलावा 1651 में कंपनी को हुगली बंगाल में व्यापार करने की अनुमति जो है मिली थी। कब मिली थी? 1651 में। इसके अलावा 1668 में जो है कंपनी ने बॉम्बे द्वीप को पुर्तगाल से अपने अधिकार में ले लिया। कब लिया? 1668 में। तो इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से युग्म बनाया जाए तो जो है चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा जो है क्रम सही बनेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा के किसी विधेयक को सीधे अस्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि दूसरा कथन है कि राज्य विधानसभा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर लगे वीटो को रद्द नहीं कर सकती है। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे 26 में हम देखें तो एक तो पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है क्वेश्चन के संदर्भ में, लेकिन नहीं के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन गलत तो है ही नहीं, दोनों ही ऑप्शन सही है और जो है नहीं के लिए पूछा गया है तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे पूछ रहा है कि दल बदल के आधार पर किसी भी मेंबर को जो है निहर घोषित करने के लिए की प्रक्रिया किसी व्यक्ति के लाभ के पद पर होने की स्थिति में उसे निहर घोषित करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान होगी या है। दूसरा कथन है पीठासीन अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर दल बदल का मामला उठा सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 27 में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है ना तो पहला कथन सही है ना तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वे भारतीय मूल के एक छात्र थे और उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के प्रथम नेताओं में से एक थे। उन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया तथा वे ब्रिटिश सरकार की कपटी जो है प्रकृति को प्रकट करना चाहते थे। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रांतिकारियों में से किसका वर्णन किया जा रहा है? तो यहाँ पे जो है यह वर्णन जो है किसका किया जा रहा है? जो है तारकनाथ दास का किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर होगा तारकनाथ दास। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वर्ष 2016 के 100वें संशोधन अधिनियम में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया जो राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद के गठन का अधिकार प्रदान करता है, जबकि दूसरा कथन है इसका कोरम पूरा करने हेतु 50% सदस्यों का होना अनिवार्य है, जबकि इसके निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 के बहुमत से लिए जाते हैं। जबकि तीसरा स्टेटमेंट है कि परिषद में कोई पद रिक्त होने अथवा इसके गठन में त्रुटि होने के आधार पर इसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है अमान्य नहीं होगा। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पे 29 में देखें हम लोग, तो यहाँ पे जो है एक तो जो है दूसरा कथन सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे गलत है
पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे 2016 में जो संशोधन हुआ जीएसटी का, उसमें 101वें संशोधन अधिनियम और 122वें संशोधन विधेयक ने जो है देश में एक नई कर व्यवस्था अर्थात वस्तु एवं जो है सेवा कर का जो है मार्ग प्रशस्त किया और उसको लागू किया गया। लेकिन इसकी जो संविधान में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जिसका बात किया जा रहा है 279A जोड़ा गया। यह अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को कार्यकारी आदेश द्वारा जीएसटी परिषद के गठन का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो अब केवल जो है 2 स्टेटमेंट सही है, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। रंग घर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह असम के शिव सागर जिले में स्थित एक 2 मंजिला जो है एम्फी थिएटर है। दूसरा कथन है इसका निर्माण जो है लाचित बरफुकन के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो यहाँ पे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो 30 में हम लोग देखते हैं, एक तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। संगठित पूंजी ने भारत का रक्त चूस लिया, आज यह संगठित पूंजी के पैरों के नीचे बेहाल पड़ी है। सैन्यवाद और साम्राज्यवाद पूंजीवाद के जुड़वा बच्चे हैं। ये तीनों एक ही में है, एक ही के 3 रूप हैं। इनकी छाया, इनका फल और इनके तने सभी जहरीले हैं। हाल ही में इनके जहरीले प्रभाव के लिए जो है प्रतिविष ढूंढा गया है और यह प्रतिविष संगठित मजदूर हैं। उपर्युक्त ऐतिहासिक पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा कही गई? तो 31 में जो है ये कथन जो है किसके द्वारा कहे गए? जो है लाला लाजपत राय द्वारा कहे गए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये कथन 1920 में कहे गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि दूसरा कथन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख भारत के संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। तीसरा कथन है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के संविधान के संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ नहीं लेते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 32 में हमें देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित है? तो भारत की संविधान की उद्देशिका में क्या सन्निहित है? तो यहाँ पे जो है अवसर की समानता सन्निहित है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 है। मराठा प्रशासन के संदर्भ में जो है मामलतदार और काम विषदार शब्द किससे संबंधित है? तो ये जो शब्द है 2, ये जो है किससे संबंधित है? ये जिले में पेशवा के प्रतिनिधियों से संबंधित है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन का विचार सर्वप्रथम रास बिहारी बोस के मन में आया था। दूसरा कथन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने से जो है आज़ाद हिंद फौज को प्रोत्साहन मिला। जबकि तीसरा कथन है 1943 में इसने एक अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की जिसका मुख्यालय केवल रंगून में था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 35 में हमें देखने को क्या मिलता है? यहाँ पे केवल जो है देखा जाए तो दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम जो है मलाया में मोहन सिंह के मन में आया था, ना कि रास बिहारी बोस के मन में। जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है INA के दूसरे चरण में अक्टूबर 1943 में रास बिहारी बोस ने एक अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की जिसका मुख्यालय रंगून के साथ साथ सिंगापुर में भी स्थापित किया गया, और इस अस्थायी सरकार को धुरी राष्ट्रों द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो सही के लिए पूछा गया है तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, वो भी दूसरे नंबर का।
अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला कथन है कि पहली समानांतर सरकार का गठन चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में किया गया था। दूसरा कथन है आंदोलन की पूरी अवधि के लिए नेशनल हेराल्ड और हरिजन के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। दूसरा कथन है कि पुलिस की अवज्ञा करते हुए सार्वजनिक भवनों पर जबरन राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। चौथा कथन है नियमित संवाद के लिए राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस रेडियो पर प्रसारण किया था। तो उपर्युक्त में से कितने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के परिणाम थे? तो यहाँ पे 36 में देखने को हमें मिलता है कि ये सभी चारों जो है भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के परिणाम है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संविधान संसद और संबंधित राज्य विधानमंडलों को किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार देता है। जबकि दूसरा कथन है संसद एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार किसी संघ शासित प्रदेश तक कर सकती है अथवा किसी संघ शासित प्रदेश को एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 37 में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है एक तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय सरकार का गठन नहीं हो सका। जबकि दूसरा कथन है ऑल इंडिया स्टेटस जो है पीपल कॉन्फ्रेंस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 में देशी रियासतों के लिए प्रस्तावित की गई अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर आपत्ति जताई थी। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही है कथन। तो हमें यहाँ देखने को क्या मिलता है 38 में कि यहाँ पे जो है इसका कथन पहला तो सही है, लेकिन इसका कथन दूसरा कारण जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। जबकि दूसरा कथन है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जबकि तीसरा कथन है यह केवल शहरी स्थानीय सरकार के मामलों के संबंध में कार्य करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं, कितने सही नहीं हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, एक तो पहला कथन सही नहीं है क्योंकि जो है मूल रूप से इसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता था और 1980 में इसमें सेंट गवर्नमेंट शब्द को गवर्नमेंट से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। और जो है स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद का गठन जो है 1954 में किया गया और इसका गठन जो है राष्ट्रपति के आदेश से भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया था। इसलिए यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और तीसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, पहला नंबर का, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कर्नाटक के युद्ध दे रखे हैं और संधि पर हस्ताक्षर दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो है प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ 1740 से 48 के मध्य और इस दौरान जो है संधि के लिए बोला गया है। तो इस दौरान संधि हुई। तो सेंट थोम का युद्ध हुआ। तो यहाँ पे जो है संधि जो हुई थी, इस संधि का नाम था एक्सला सापेल की संधि के साथ ये युद्ध जो है समाप्त हुआ था, ना कि पौंडीचेरी की संधि के तहत। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है अंबर का युद्ध। तो अंबर का जो युद्ध हुआ था ये 1749 में लड़ा गया और यह युद्ध जो है चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी की संयुक्त सेना बनाम जो है अनवर उद्दीन के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध का जो है कारण था कि निजाम उल मुल्क की मृत्यु और जो है चंदा साहब की रिहाई के जो है परिप्रेक्ष्य में ये युद्ध लड़ा गया और इसके तहत जो है पौंडीचेरी के युद्ध के तहत ये युद्ध जो है समाप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे पौंडीचेरी की संधि का एग्जाम्पल ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला युद्ध लड़ा गया जो है जिसको कहा गया जो है वांडीवास का युद्ध और इसके दौरान जो है पेरिस की संधि हुई थी। तो यहाँ पे जो है ये भी सही सम्मिलित नहीं है,
तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई सा भी सही सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन था, जबकि दूसरा कथन है इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया था। तो पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 41 में देखा जाए दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक तैयार किया गया था की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जो है 42 में देखा जाए तो इसकी अध्यक्षता जो है तेज बहादुर सप्रू ने की थी, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया गया। दूसरा कथन है मंत्रिपरिषद का चुनाव संसद द्वारा किया जाता है और वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 43 में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो है पहला कथन तो सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि रैली आयोग का गठन भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की जो है स्थितियों एवं संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए किया गया था, जबकि दूसरा कथन है कि नरमपंथियों ने रैली आयोग के सुझावों पर आपत्ति जताई क्योंकि वे इसे प्रतिगामी उपाय मानते थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 44 में हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि रैली आयोग का गठन 1902 में किया गया और इसे भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति और संभावना का अध्ययन करने एवं उनकी व्यवस्था और कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया था, ना कि जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर कोई रिपोर्ट तैयार करने के लिए। इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित राज्यों को उनकी विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है यहाँ पे विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 500 और न्यूनतम 60 निर्धारित की गई है, और ये जो है व्यवस्था जो है संविधान के अनुच्छेद 170 में की गई है। और यहाँ पे देखा जाए तो राजस्थान में विधानसभा मेंबर की कुल संख्या कितनी है, 200 है। उड़ीसा में कितनी है, 147 है। आंध्र प्रदेश की कितनी है, 175 है। पंजाब की 117 है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक 403। तो उत्तर प्रदेश का ऑप्शन है ही नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे कोड बन रहा है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में, फिर जो है उड़ीसा में, फिर पंजाब में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान की अन्य देशों से ग्रहण की गई विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश का मिलान करना है ग्रहण की गई विशेषताओं में। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आयरलैंड के संविधान से 3 चीज़ें ली गई हैं: राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो यहाँ पे जो है पहला मिलान जो है गलत हो जाता है, पहला मिलान यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद। तो यहाँ पे ये सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद दे रखा है। इसके अलावा जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए प्रावधान है। अगला है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, ये भी जान लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से हमें क्या लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो यहाँ पे ये भी सही सुमिलित नहीं है। अगला है फ्रांस से हमें क्या मिला है, तो फ्रांस के संविधान से हमें जो है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता और स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। तो ये भी हमें यहाँ देखने को मिलता है कि सही सुमिलित नहीं है। तो केवल एक ही सही सुमिलित है, दूसरे नंबर का। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त राजस्व प्रणाली से उभरा जोतदार नामक एक नया वर्ग कौन सा था।
तो इस वर्ग का नाम था धनी किसानों का वर्ग। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जिसे जोतदार कहा जाता था। यह जो है वह उत्तरी बंगाल के दीनापुर जिले के सर्वेक्षण में हमें ये बात जान पड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उद्देश्य प्रस्ताव के अधिकांश महत्वपूर्ण प्रावधानों को बाद में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख नहीं था। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसे नेहरू ने प्रस्तुत किया था और सरदार पटेल ने इसका समर्थन किया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 48 में हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही था, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत जरूर किया था, लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा इसका समर्थन किया गया था, ना कि सरदार पटेल द्वारा। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला सही था और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, तो इसलिए जो है पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराना। दूसरा कथन है कि इटली की घोषणा। तीसरा कथन है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। तो उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 49 में जो है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो हुआ वो जो हुआ 18 फरवरी 1946 को, और ये जो बम कांड हुआ, जो बम गिराए गए हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, और 20 फरवरी 1947 को जो है इटली की घोषणा की गई। तो इस प्रकार यहाँ पे सही सम्मिलित होगा, डी ऑप्शन सही कूट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्वशासन, राज्य सचिव के पद का समापन, और तीसरा है भारतीय समाज के सभी लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकार। चौथा है रैयतवाड़ी और जो है महालवाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त का विस्तार। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नरमपंथियों ने अंग्रेजों से उपर्युक्त में से कितनी मांगे की थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 50 में केवल जो है देखा जाए, एक तो पहला ऑप्शन सही है, स्वशासन की मांग की थी, लेकिन उन्होंने जो है राज्य सचिव के पद का समापन की मांग नहीं की थी, और उन्होंने जो है तीसरा मांग भी नहीं की थी, लेकिन चौथी मांग उन्होंने की थी। इसलिए 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अनुमोदन मतदान प्रणाली दलों के बीच चुनाव से पूर्व गठबंधन और सीट बंटवारे की व्यवस्था की आवश्यकता को कम कर देती है, जबकि दूसरा कथन है कि रैंक्ड चॉइस वोटिंग पर आधारित होने के कारण जो है अनुमोदन मतदान प्रणाली फायदेमंद है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 51 में देखा जाए तो कथन पहला सही है, जबकि कथन दूसरा यहाँ पे गलत है। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रैंक्ड चॉइस वोटिंग है वो अनुमोदन प्रणाली से काफ़ी भिन्न होती है, क्योंकि इस वोटिंग प्रणाली के तहत जो है मतदाताओं को अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों या दलों को रैंक प्रदान करनी होती है, और न्यूनतम पसंद किए जाने वाले विकल्प को हटाने की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई एक विकल्प बहुमत न प्राप्त कर ले। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो रैंक्ड चॉइस वोटिंग पर आधारित जो कारण दिया गया है कि यह अनुमोदन मतदान प्रणाली फायदेमंद है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। तो केवल ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, कथन पहला ही सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट थी, जबकि दूसरा कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष A.O. ह्यूम थे। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो 52 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात की जाए तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना की गई, और ये जो सम्मेलन हुआ था स्थापना का, इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि जो है इसके बाद जो है ह्यूम ने जो है महासचिव का पद संभाला और कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष नहीं थे, यहाँ पे ह्यूम जो है कभी भी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष नहीं रहे, ना ही अध्यक्ष रहे। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
और जो है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में बॉम्बे में, और बॉम्बे में ही पहला जो है राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पे केवल पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संसद जो है साधारण बहुमत से किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर सकती है। दूसरा कथन है कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 14 भाषाओं में कन्नड़, कोंकणी और मलयालम शामिल थी। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अभी देखा जाए तो वर्तमान में जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित है, और जो है मूल रूप से 14 भाषाएं पहले से थी, जिनमें जो है असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु और उर्दू भाषाएं 22 भाषाएं होती हैं वर्तमान परिदृश्य में। लेकिन 21वें संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ, उसमें जो है सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया, और जो 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसमें जो है कोंकणी, मणिपुरी और जो है नेपाली भाषा को जोड़ा गया। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो केवल यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा है, इसको 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत सम्मिलित किया गया। इसके अलावा जो है 2003 में जो है एक और संशोधन हुआ, ये संशोधन जो है 92 नंबर का था, और इसके तहत जो है मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के जल निकायों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है, एक ऐसी संरचना जहाँ बर्फ के पिघलने, जलधाराओं, जलप्रपातों और वर्षा का जल संचयन होता है। दूसरा है किसी जलधारा, नाले या नदी से मोड़कर संचय किया गया जल। तीसरा है महासागर और लैगून। चौथा है स्विमिंग पूल। पांचवा है केवल मवेशियों के लिए और पानी पीने के लिए बनाए गए पक्के खुले जल के टैंक। तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि भारत की जल निकायों की पहली गणना के तहत जल निकायों की परिभाषा के अंतर्गत उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है। 54 का सही जवाब होगा एक, तो दूसरा ऑप्शन सही है, किसी जलधारा, नाले या नदी से मोड़कर संचय किया गया जल जो है भी जो है जल निकाय माना जाएगा। और जो है और ऐसी संरचना जहाँ बर्फ के पिघलने, जलधाराओं, जलप्रपातों और वर्षा का जल संचय होता है, उसको भी जल निकाय माना जाएगा। तो यहाँ पे पहला, दूसरा ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन गलत है। इसलिए जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल पहला, दूसरा स्टेटमेंट सही है, 2 ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 के लिए उठाई गई आपत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि जनमत संग्रह में केवल उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मुसलमानों को ही जो है मत देने का अधिकार दिया जाए, ना कि पूरी जनसंख्या को। जबकि दूसरा कथन है कि वीर सावरकर के नेतृत्व में हिंदू नेताओं ने इस फार्मूले की तीव्र आलोचना की। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 55 में हमें क्या देखने को मिलता है कि 55 में हम देखते हैं यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे सी राजगोपालाचारी, उन्होंने जो है 1944 में जो है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग के लिए एक फार्मूला तैयार किया, और यह फार्मूला जो है अप्रत्यक्ष रूप से लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग करने के लिए मौन स्वीकृति मानी जाती है, और गांधी जी ने इस फार्मूले का समर्थन भी किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से कितने संगठनों से संबंधित थे। पहला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, दूसरा है फॉरवर्ड ब्लॉक, तीसरा है मुक्ति सेना, चौथा है गदर पार्टी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो इसकी स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। तो ये ऑप्शन सही है। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इस राजनीतिक पार्टी का गठन जो है स्वयं सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में किया था,
तो ये भी जो है सही है, ये भी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। अगला है मुक्ति सेना, इसका गठन जो है 1941 में किया गया था, और जो है यहाँ पे देखा जाए तो ये भी जो है क्या है कि जो है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। और अगला है गदर पार्टी, तो गदर पार्टी जो है, गदर पार्टी की स्थापना जो है 15 जुलाई 1913 को सोहन सिंह भकना एवं लाला हरदयाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना की थी। और इसका संबंध जो है रास बिहारी बोस से तो है, लेकिन जो है सुभाष चंद्र बोस से नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पे केवल जो है 3 ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, गोंगाडी शॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इन्हें स्वदेशी कुरुमा और कुरुबा चरवाहे समुदायों द्वारा बुना जाता है, जबकि दूसरा कथन है कि इन्हें नल्ला जो है गोर्रे भेड़ के मोटे ऊन का उपयोग करके बनाया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही हो जाएंगे, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नेतृत्व करता है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सी राजगोपालाचारी। तो इन्होंने जो है तमिलनाडु में तंजौर की समुद्री तट पर जो है नमक यात्रा का नेतृत्व किया, इसलिए पहला ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है और तीसरा ऑप्शन में है तो तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, इसलिए जो है 2 युग्म सही सम्मिलित है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जनजातियां हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य हैं। तो यहाँ पे तिवा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो असम से है, तो जो है यहाँ पे ये सही मिलान है। अगला है जो है दूसरी जनजाति है जो है कट्टू नायकन जनजाति, जो है कहाँ की जनजाति है? ये जो है तमिलनाडु और केरल के जो है कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन सही है। अगला है तीसरा, तो यहाँ पे है सोलिगा जनजाति। तो सोलिगा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो है दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे टोटल 2 युग्म में सही सम्मिलित है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, उद्देशिका में समानता के 3 आयाम नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक शामिल हैं, जिन्हें भारतीय संविधान के विभिन्न भागों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ समानता के आयाम है, दूसरी तरफ संविधान के भाग है। तो यहाँ पे देखा जाए नागरिक समानता के बारे में भाग 3 में जो है उल्लेख किया गया है, राजनीतिक समानता के बारे में भाग 15 में, आर्थिक समानता के बारे में भाग 4 में। तो यहाँ पे जो है तीनों युग्म सही सम्मिलित है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, संतोष ट्रॉफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें देश भर के क्लब हिस्सा लेते हैं, जबकि दूसरा कथन है, इस वर्ष यह ट्रॉफी मोहन बगान ने जीती है। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी जो है संतोष ट्रॉफी जो है कर्नाटक ने जीती है, और संतोष ट्रॉफी का फाइनल जो है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा यह एक राज्य स्तरीय राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, इसलिए यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए 62 में तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले JL नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि संविधान सभा के गठन का विचार सन 1934 में पहली बार MN रॉय द्वारा जो है रखा गया था,
और जो रॉय थे ये भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता माने जाते थे और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसने संविधान सभाओं को स्वतंत्रता अधिनियम सहित ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दिया, जबकि दूसरा कथन है इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया, जबकि तीसरा कथन है कि इसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत के विभाजन का प्रावधान किया गया। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में कितने कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो 63 में हमें देखने को क्या मिलेगा कि इस अधिनियम के तहत जो है एक तो जो है यहाँ पे देखा जाए तीसरा ऑप्शन सही है और यहाँ पे पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64 है। प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसकी स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी, जबकि दूसरा कथन है कि इसने सामाजिक सुधारों के लिए हिंदू जो है रूढ़िवाद का विरोध किया। तीसरा कथन है कि इसने विधवा पुनर्विवाह और पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए विवाह की आयु में वृद्धि करने की मांग की। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो 64 में देखने को मिलता है कि पहला कथन यहाँ पे सही है कि यहाँ पे जो है 1867 में बॉम्बे में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की और वास्तव में यह ब्रह्म समाज की ही एक शाखा मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि इसने हिंदू रूढ़िवादिता का विरोध करने के बजाय शिक्षा तथा उन्हें समझाने बुझाने पर अधिक जो है बल प्रदान किया, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, इसलिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमें सही प्रतीत होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संधियां हैं, दूसरी तरफ किनके बीच जो है इनको जो है प्रस्तावित किया गया। पहली संधि है सुगौली की संधि 1816 में। तो यहाँ पे कह रहा है कि तिब्बत और अंग्रेजों के मध्य ये संधि हुई थी। तो इस संधि के तहत जो है नेपाल के गोखरा प्रमुखों और भारतीय अंग्रेजी सरकार के बीच यह समझौता हुआ था। इस समझौते ने जो है आंग्ल नेपाली यानी गोरखा युद्ध जो 1814 से 16 के मध्य चला उसको समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। जबकि दूसरा है जो है यांडबू की संधि जो 1826 में हुई। इस संधि के द्वारा जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है औपचारिक रूप से समाप्त हो गया और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और मुख्य रूप से भारत के बेहतर संसाधनों ने 2 वर्षा ऋतुओं में चलने वाले इस निरंतर अभियान को संभव बनाया। तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। जबकि तीसरी संधि है जो है ल्हासा की संधि, ये हुई थी 1904 में और यह ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच एक समझौता था। तो यहाँ पे यह भी सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है। तो यहाँ पे कोई सा भी सही सुमेलित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संसद की निम्नलिखित शक्तियों पर विचार कीजिए। पहला है कि नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना। दूसरा है किसी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि करना या घटाना। तीसरा कथन है नए राज्यों का गठन करना। चौथा कथन है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना। पांचवा कथन है किसी भी राज्य का नाम बदलना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद की उपर्युक्त में से कितनी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें देखा जाए तो अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद को कुछ शक्तियां प्राप्त है, जिनमें से जो है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकना और किसी राज्य का क्षेत्र घटाया जाना। तो इस प्रकार यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है और जो है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, ये भी यहाँ पे सही है। और जो है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना भी अनुच्छेद 3 के तहत आता है। इसके अलावा किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी करना अनुच्छेद 3 के तहत आता है। यहाँ पे पाँचवा भी सही है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 ही ऑप्शन यहाँ पे अनुच्छेद 3 के तहत सही है। जबकि जो है पहला ऑप्शन नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना और नए राज्यों का गठन करना अनुच्छेद 2 के तहत प्रावधानित है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि हंटर शिक्षा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसने प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के उपयोग पर बल दिया, जबकि दूसरा कथन है इसने प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगर पालिका बोर्डों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की, जबकि तीसरा कथन है इसने महिलाओं के लिए अलग शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का सुझाव दिया। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 67 में हमें देखने को क्या मिलता है कि जो है हंटर शिक्षा आयोग ने के तहत जो है देखा जाए तो अंग्रेजों द्वारा लाई गई इससे पहले की योजनाओं में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की गई थी, लेकिन जो है 1854 के जो है वुड्स डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में जो है सरकार ने जो है W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और इसमें जो है कुछ प्रावधान किए गए, जिसमें जो है पहला प्रावधान जो है गलत है, लेकिन दूसरा प्रावधान इसके तहत जो है सही है और तीसरा प्रावधान भी इसके तहत गलत है। इसलिए यहाँ पे केवल एक ही प्रावधान यहाँ पे सही है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है। भारत में शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शहरी स्थानीय निकाय है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विशेषता है। तो नगरीय क्षेत्र दे रखा है, तो यहाँ पे अगर मिलान करते हैं तो इसके सामने दे रखा है कि इसे सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा गठित किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, जबकि जो है नगरीय क्षेत्र का गठन जो है वृहद सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो संयंत्र के पास बनी आवासीय कॉलोनियों में रहते हैं। इसलिए यहाँ पे पहला मिलान गलत हो जाएगा। जबकि दूसरा मिलान है कि जो है नगर क्षेत्रीय समिति, इसके सामने लिखा है कि इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है, जबकि यह राज्य विधानमंडल के अलग अधिनियम द्वारा गठित होती है। इसलिए यहाँ पे दूसरा मिलान भी गलत हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा मिलान है कि जो है पत्तन न्यास, इसमें निर्वाचित और नाम निर्दिष्ट दोनों सदस्य शामिल होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया था कि उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित है, तो केवल एक युग्म सही सम्मिलित है तीसरे नंबर का। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है जो है विस्कोस फाइबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला कथन है जो है विस्कोस एक प्रकार का रेयॉन है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट है यह एक बायोडिग्रेडेबल फाइबर है, इसे वृक्ष की काष्ठ लुगदी से बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तो पहला कथन यहाँ पे सही है और दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वर्तमान में कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकती है, जबकि दूसरा कथन है कि भारत के प्रत्येक राज्य पर कुछ बकाया ऋण है जिसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा गारंटी दी गई है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 में राज्यों द्वारा उधार लेने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार यदि कोई राज्य पहले से ही केंद्र का ऋणी है तो उस राज्य को उधार लेने के लिए केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है और कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। मौन रहने का अधिकार भारत में निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों में से किस एक से लिया गया है। तो यह जो है भारत में जो है संविधान जो है 20 के तहत ये इसको उल्लेखित किया गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। प्रोजेक्ट तारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका उद्देश्य प्रकाश किरणों के माध्यम से जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जबकि दूसरा कथन है यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की एक पहल है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 72 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं कि यहाँ पे पहला कथन तो यहाँ पे सही है,
जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। कोड ऑफ जेंटू लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने का एक प्रयास था, जबकि दूसरा कथन है कि यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान लागू हुआ था। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 73 में हमें देखने को ये मिलता है कि पहला कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन इसलिए यहाँ पे गलत है कि ये जो है वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में जो है लागू हुआ था, ना कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी, जबकि दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलन को शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है प्रजामंडल की शुरुआत जो है 1920 में हुई थी। तो यहाँ पे पहला कथन तो यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है 73वां संविधान संशोधन, दूसरा है 36वां संविधान संशोधन, तीसरा है 100वां संविधान संशोधन। अब आपसे यहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन कि उपर्युक्त में से कितने जो है संशोधन जो है भारतीय संघ के विस्तार हेतु उत्तरदायी हैं। तो पहला संशोधन है 36वां संविधान संशोधन। ये 1975 में प्रभावी रूप से यानी प्रभावी होने के बाद जो है सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य यानी 22वां जो है राज्य जो है बना दिया गया इसके माध्यम से। और यह जो है इसका परिणाम यह माना गया कि इससे जो है भारतीय संघ का विस्तार हुआ, इसलिए यहाँ पे दूसरे नंबर का स्टेटमेंट सही होगा। जबकि अगला है 100वां संविधान संशोधन, तो इसके माध्यम से जो है यह 2015 में जो है लागू हुआ और इसके माध्यम से एक विशिष्ट भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित करने हेतु इसको अधिनियमित किया गया। तो यहाँ पे माना जाएगा कि इसके माध्यम से भारत संघ का विस्तार हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जबकि पहला ऑप्शन है जो है 73वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से देखा जाए तो इसमें जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो इसमें जो है भारत संघ का विस्तार नहीं हो रहा। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहले नंबर का। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। जगत सेठ और नगर सेठ जैसी उपाधियाँ प्रारंभ की गई। तो यहाँ पे 76 में देखा जाए तो ये जो है साहूकारों के लिए जो है उपाधियाँ प्रदान की गई। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। एक्सपोसैट सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोल की एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना है, जबकि दूसरा कथन है यह एक्सरे का उपयोग करने वाला विश्व का पहला जो है ध्रुवणमापी मिशन है, जबकि तीसरा कथन है कि इसका विकास इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच सहयोग से किया गया है। यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे 77 में हमें क्या देखने को मिलता है कि एक तो पहला कथन यहाँ पे सही है और दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि यह नासा की इमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर के बाद एक्सरे का उपयोग करने वाला विश्व का दूसरा जो है ध्रुवणमापी मिशन है, ना कि पहला। तो यहाँ पे जो है और इसको 2021 में लॉन्च किया गया, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। जबकि यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, पहला और तीसरा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं पर विचार कीजिए। पहला है केटी तेलंग, दूसरा है आरजी भंडारकर, तीसरा है दादोबा पांडुरंग। उपर्युक्त में से कितने लोगों ने सामाजिक सुधार की प्राच्यवादी पद्धति का समर्थन किया था। तो यहाँ पे 78 में देखा जाए, 78 में देखने को क्या मिलता है, जो है केटी तेलंग सही है और वीएन मांडलिक सही है, लेकिन है नहीं, प्रोफेसर आरजी भंडारकर सही है। ये जो है दो ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार करें। पहला है मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है जो है महादेई वन्यजीव अभयारण्य। तो उपर्युक्त राष्ट्रीय उद्यानों में से किनमें जो है मालाबार ट्री टॉड पाया जाता है? तो यहाँ पे 79 का सही जवाब क्या है? जो है मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान और जो है महादेई वन्यजीव अभयारण्य में जो है मालाबार ट्री ट्रॉट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ संरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य है। तो यहाँ पे मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कहाँ पे है? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है? ये जो है तमिलनाडु के पश्चिमी घाट का हिस्सा है और यह जो है 78.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान को जो है यूनेस्को में जो है शामिल एक विश्व धरोहर स्थल है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि कर्नाटक ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगला है सह्याद्री टाइगर जो है रिजर्व, ये कहाँ पर है? ये जो है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। तो ये यहाँ पे सही विकल्प है। अगला है जो है बूढ़ा चपोरी वन्यजीव अभयारण्य, ये जो है असम में है, ये भी यहाँ पे सही है। तो कुल जो है 2 युग्म सही मिले थे, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन जीरो सर्टिफिकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक पहल है। दूसरा है लीड जीरो सर्टिफिकेट युक्त ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। तो अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो 81 में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि यहाँ पे देखा जाए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि इसको जो है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने शुरू किया था, जबकि दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, ज्वालामुखी के संदर्भ में जो है फ्यूम रोल क्या है? तो ज्वालामुखी के संदर्भ में फ्यूम रोल जो है पृथ्वी की भूपर्पटी में विद्यमान एक छिद्र या दरार होती है जिससे होकर वाष्प, गैसें और ज्वालामुखी तरल पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, स्टेबल कॉइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इनका मूल्य किसी अन्य मुद्रा, वस्तु या वित्तीय लिखत के आधार पर आकलित किया जाता है अथवा के साथ आबद्ध होता है। दूसरा कथन है ये क्रिप्टो करेंसी को संपार्श्विक के रूप में जो है उपयोग कर सकते हैं। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 83 में हमें देखने को मिलता है दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो ट्विटर के मालिक है एलन मस्क ने जो है अपने स्वामित्व वाले पेपल ने अपने ग्राहकों के लिए जो है PYUSD नामक एक डॉलर समर्थित जो है स्टेबल कॉइन जारी किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित खनिजों पर विचार करें। पहला है एंटीमनी, दूसरा बेरियम, तीसरा जस्ता, चौथा कोबाल्ट, पांचवा क्रोमियम। तो भारत सरकार के अनुसार उपर्युक्त खनिजों में से कितने महत्वपूर्ण खनिजों के उदाहरण हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है ये खनिज कौन से हैं? एंटीमनी, बेरियम और कोबाल्ट। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ जो है मराठा पेशवा है, दूसरी तरफ समकालीन मुगल सम्राट हैं। तो बाजीराव प्रथम के समय जो है समकालीन मुगल सम्राट कौन थे? तो यहाँ पे देखा जाए तो इस समय जो है सम्राट थे मोहम्मद शाह है, लेकिन जो है ऑप्शन में दे रखा है फर्रुखसियर, लेकिन जो है फर्रुखसियर की मृत्यु तो 1719 में ही हो गई थी, इसलिए जो है यहाँ पे ये कथन जो है ये मिलान जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला है बालाजी बाजीराव, तो इन्हें जो है नाना साहेब प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो इनके समय जो है मोहम्मद शाह जो है शासक थे, ये सही सुमेलित है। अगला है तीसरा जो है बाजीराव द्वितीय,
तो इनके समय जो है शाह आलम द्वितीय जो है शासक थे, ये भी सही है। तो केवल 2 युग्म यहाँ पे सही सुमेलित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। गोलाभीय कार्बनमय कण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह जो है फ्लाई ऐश का एक घटक है। दूसरा है जीवाश्म ईंधन दहन के अलावा इसका कोई अन्य मानव जनित या प्राकृतिक स्रोत नहीं है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 86 में देखने को मिलता है कि दोनों कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सुर्खियों में रहे स्थल है, दूसरी तरफ संबंधित देश है। महदिया जो स्थल है, महदिया जो है कहाँ पर है, गुयेना में। अभी हाल ही में यहाँ पे जो है आग लगने से 19 बच्चों की मौत हो गई थी। यह शहर सोने के खनन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो है एक और है जो है बेल्गोरोड। बेल्गोरोड जो है कहाँ पर है, बेल्गोरोड जो है रूस में है। यहाँ पर ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो यहाँ पे जो है सामने लिखा है यूक्रेन, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला है निप्रो। तो निप्रो जो कहाँ पे है, जो है यूक्रेन में है, दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में है। तो ये भी यहाँ पे गलत है। तो केवल एक ही युग में यहाँ पे सही सुमेलित है, पहला नंबर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का मानना था कि युद्ध में मित्र राष्ट्रों जैसे ब्रिटेन और फ्रांस का पक्ष न्याय संगत है। जबकि दूसरा कथन है कि हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव जो है अगला विकल्प है। तीसरा कथन है कि कांग्रेस के भीतर अनुशासनहीनता और एकजुटता की कमी रही। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कितने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा तत्काल एक जन आंदोलन शुरू नहीं करने के संभावित कारण थे। तो यहाँ पे 3 कारण जो प्रमुख थे। तत्काल जन आंदोलन शुरू नहीं करने के पक्ष में गांधी जी तथा कांग्रेस नेतृत्व ने 3 प्रमुख कारण बताए। पहला कि उन्हें लगता था कि युद्ध में मित्र राष्ट्र जो थे ब्रिटेन और फ्रांस का पक्ष न्याय संगत होगा, इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। जबकि दूसरा ऑप्शन भी हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव जो है जन आंदोलन शुरू करने में एक बड़ी बाधा जो है देखने को मिली, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। जबकि तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। महिला संगठनों का मिलान करना है उनके संस्थापकों से। तो लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस का जो संस्थापक रहे इसके सामने लिखा है सरला देवी चौधरानी। तो यहाँ पे देखा जाए सरला देवी चौधरानी ये बंगाल और पंजाब की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी और ये एक संपादक और जो है बंगाली जर्नल पत्रिका की जो है संपादक भी थी और ये रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी भी थी। और इन्होंने जो है भारत स्त्री मंडल भारत का एक महिला संगठन था और इसकी स्थापना 1910 में सरला देवी चौधरानी द्वारा प्रयागराज में की गई थी। इसलिए यहाँ पे जो है देखा जाए तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है जो है आर्य महिला समाज। तो आर्य महिला समाज जो है की स्थापना किसने करी थी, जो है पंडिता रमाबाई सरस्वती ने, इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। जबकि जो है भारत स्त्री महामंडल की स्थापना जो है किसने की थी, जो है सरला देवी चौधरानी ने। जबकि लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना रमाबाई रनलाडे ने किया था, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। तो उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही है, तो केवल एक ही युग्म यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। हॉलमार्क विशिष्ट पहचान की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हॉलमार्क सोने के आभूषणों पर अंकित निशान होता है जिसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा अंकित किया जाता है। जबकि दूसरा कथन है कि हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या प्रत्येक आभूषण को दिया जाने वाला 6 अंकों का एक विशिष्ट जो है अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। जबकि जो है 22K916 का अर्थ है यह 22 कैरेट का सोना है और इस आभूषण में 91.6% सोने का प्रयोग किया गया है।
तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 90 में देखा जाए तो यहाँ पे तीनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखने को ये मिलता है 91 का कि वे लोग जिन्हें विदेशी घोषित किया गया है उन्हें जो है प्रत्यावर्तन संधि और असम समझौते के तहत बांग्लादेश निर्वासित कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे कथन गलत है। क्योंकि सही विकल्प ये होना चाहिए यहाँ पे कि ऐसे लोग जिन्होंने बांग्लादेश युद्ध की पूर्व संध्या 25 मार्च 1971 को या उसके बाद भारत में प्रवेश किया था उन्हें विदेशी घोषित कर दिया जाएगा और निर्वासित कर दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी में अवैध आप्रवासियों की परिभाषा असम समझौते से ली गई है। इसके तहत ऐसा कोई व्यक्ति जो यह साबित नहीं कर पाता कि वो या उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 की आधी रात से पहले भारत में आए थे, उसे विदेशी घोषित किया जाएगा और उसे निर्वासित होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। भारत के उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इनकी नियुक्ति के लिए अर्हताएं वही है जो समान परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। जबकि दूसरा कथन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की आवश्यकता निर्धारित करता है। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 92 में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया? तो 93 में देखा जाए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगाली गवर्नर बना और उसे पूर्व में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता था तथा उसने कई कार्य को अपनी मृत्यु से पूर्व कर दिखाया था, जिसमें से देखा जाए तो एक जो है सती प्रथा का उन्मूलन भी था। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। अफ्रीकी संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है केवल अफ्रीकी महाद्वीप के देश ही अफ्रीकी संघ के मेंबर थे, जबकि दूसरा कथन है इसका मुख्यालय केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तीसरा कथन है कि सदस्य देशों की कुल जनसंख्या 2 बिलियन से अधिक है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखने को मिलता है 94 में कि यहाँ पे केवल जो है पहला कथन सही है, जबकि यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में है और इसमें जो है 1.4 बिलियन जो है जनसंख्या समाहित है। तो दूसरा तीसरा गलत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। भारत में 1945 में हुए आम चुनाव के दौरान कांग्रेस की चुनाव अभियान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इनकी प्रमुख विशेषता थी कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों की राजनीतिक लामबंदी एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अफगानिस्तान के प्रति नीति है, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल या वायसराय हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 96 में तो अग्रगामी नीति जो है अफगानिस्तान के प्रति जो है अपनाई गई। भारत में ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान के प्रति अग्रगामी नीति 1836 को अपनाया था। इस नीति के माध्यम से लॉर्ड ऑकलैंड ने जो है अफगान सीमा पर सैन्य चौकियों की एक श्रृंखला स्थापित करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया में ब्रिटिश स्थिति को मजबूत करने का लक्ष्य रखा। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सामने लिखा है लॉर्ड लॉरेंस, तो इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है लॉर्ड ऑकलैंड होना चाहिए था। अगला है प्राउड रिजर्व की नीति। तो ये नीति जो है यह नीति जो है किसके शासनकाल में जो है अपनाई गई? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, और इसका शासनकाल था 1876 से 80 तक। और यह अफगानिस्तान के प्रति नीति अपनाई गई और इसलिए उसे जो है पॉलिसी ऑफ प्राउड कहा गया। और यह नीति द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का जो है कारण बनी, जिसमें लिटन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके अलावा जो है तीसरा ऑप्शन है ये भी यहाँ पे सही है
कि जो है निर्लिप्तता और संकेंद्रण की नीति जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है विलोपित की गई। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त युग्मों में से कितने कथन सही है, तो 2 जो है युग्म सही है, दूसरा तीसरा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के लिए ही महाभियोग चलाया जा सकता है। दूसरा कथन है संविधान के उल्लंघन का आरोप केवल सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव के बाद ही लाया जा सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे एक तो पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है, ना कि 2/3। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, उच्च न्यायालयों के अपीली क्षेत्राधिकार का विस्तार निम्नलिखित में से कितने अधिकरणों तक है? पहला है प्रशासनिक अधिकरण, दूसरा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तीसरा है सशस्त्र बल अधिकरण। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 98 में हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही कथन यहाँ पे नहीं, तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। पहला है KN काटजू, दूसरा है आशा फली, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है तेज बहादुर सप्रू। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त व्यक्तियों में से कितने जो है INA युद्ध बंदियों की वकालत करने में शामिल थे? तो यहाँ पे 99 में हमें देखने को मिलता है सभी चारों जो है इसमें सम्मिलित थे। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में सुर्खियों में रही संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह भारत में संसदीय सत्र की तिथि और अवधि निर्धारित करती है, जबकि दूसरा कथन है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री इस समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 100 में देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा कथन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि जो है संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री करते हैं, और वर्तमान में रक्षा मंत्री जो है वर्तमान में इसमें रक्षा, गृह, वित्त, कृषि, जनजातीय मामले, संसदीय मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्री सहित 10 मंत्री शामिल होते हैं। इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसी के साथ ही विजन IAS का 15वें नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।